नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे बड़ी खबरों का ये सिलसिला। और बड़ी खबर में हम बात करने जा रहे हैं चार बड़ी खबरों की, जिसमें आज हम बात करेंगे जो सुनवाई पूरी हो चुकी है ज्ञानवापी मामले में। दरअसल सुनवाई पूरी हो गई है कोर्ट में। एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की एक याचिका थी जिस पर सुनवाई आज हुई है, लेकिन इसका फैसला अभी 2 हफ्ते बाद आएगा। तो 2 हफ्ते और इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि आखिरकार ज्ञानवापी मामले में क्या है कोर्ट का रुख। दूसरी खबर जिसकी हम बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बयान के बारे में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने मेरी इमेज खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जबकि मेरी भारत जोड़ो यात्रा देश को उसका डीएनए याद दिलाने के लिए है। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, तीसरी बड़ी खबर जिसमें बहू को समर्थन देने पर घटी सुरक्षा। दरअसल शिवपाल सिंह यादव बहू डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग भी उन्होंने की है, तमाम मंच पर साथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था घटा दी गई है। चौथी बड़ी खबर, एक और श्रद्धा जैसी वारदात, एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक और लड़की को हैवान ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया है। चलिए शुरू करेंगे चार बड़ी खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले बात होगी वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर की, जिसका सर्वेक्षण एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के बाद एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग वाली दोनों अर्जियों पर हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व रखा है। आपको बता दें कि 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे में पोषणीयता से जुड़ी 3 अर्जियों पर हाई कोर्ट मामले में जजमेंट रिजर्व कर चुकी है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने 5 याचिकाएं दाखिल की हैं। जस्टिस प्रकाश पांडे की सिंगल बेंच में इस मामले में आज सुनवाई हुई। तकरीबन 1 घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। अदालत ने कहा कि पक्षकार इस मामले में 2 हफ्तों में अपना लिखित दलीलें या दूसरे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अब 2 हफ्ते हाई कोर्ट का फैसला आएगा 2 हफ्ते के बाद, और अदालत सभी 5 अर्जियों पर एक साथ फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। एक अर्जी दी गई थी जिसमें एएसआई का जो सर्वेक्षण है उसको रोकने की याचिका एक लगाई गई थी। इस पर आज सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन फैसला जो जजमेंट है कोर्ट का वो 2 हफ्ते बाद आएगा। 2 हफ्ते बाद पता चलेगा कि कोर्ट का क्या रुख है, इस पर कोर्ट क्या मानती है। और जो सभी 5 मामले हैं, सभी 5 मामलों में फैसला एक साथ सुनाएगी कोर्ट। तो ज्ञानवापी मस्जिद का मामले में आज सुनवाई पूरी हो चुकी है। एएसआई के सर्वेक्षण को लेकर जो याचिका दी गई थी उस पर सुनवाई की गई, और सुनवाई के बाद अब फैसले के लिए 2 हफ्ते का इंतजार करना होगा। 2 हफ्ते बाद इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, लगातार 1991 से ये मामला चला आ रहा है ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर का। दरअसल यहाँ पर अब 4 वादी महिलाएं हैं जिन्होंने कहा है कि उन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा की अनुमति दी जाए। अभी उन्हें साल में 1 दिन की अनुमति दी गई है, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया। उसके बाद बात आई कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है। इसके बाद अब बात हो रही है कि इस शिवलिंग का एएसआई सर्वेक्षण कराया जाए, कार्बन डेटिंग कराई जाए, जिससे पता लगाया जा सके कि ये कितना पुराना है और जो कथित शिवलिंग है उसके बारे में प्रामाणिकता मिल सके। तो आपको बता दें कि 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की पोषणीयता से जुड़ी 3 अर्जियों पर हाईकोर्ट पहले ही जजमेंट रिजर्व कर चुकी है, और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी
मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पांचों मामलों में पांचों याचिकाएं जो है उनकी सुनवाई कर ली है और अब इस मामले में 2 हफ्ते बाद फैसला आना है। आज सुनवाई पूरी हो चुकी है, 2 हफ्ते का इंतजार, जिसके बाद पता चलेगा कि कोर्ट का आखिर रुख क्या है इस पूरे मामले को लेकर। तो पांचों याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाएगा कोर्ट। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई को लेकर लगातार कोर्ट के बाहर भी और मस्जिद के आसपास सभी जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। तमाम जितने सेंसिटिव जगह हैं सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इस मामले को लेकर काफी चर्चाएं गर्म है, काफी राजनीति भी इस मुद्दे को लेकर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि अब ये पूरा मामला कोर्ट में है तो कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी कर ली है और कोर्ट के फैसले का अब इंतजार है। 2 हफ्ते बाद पांचों जो याचिकाएं दायर की गई थी कोर्ट में, पांचों ही याचिकाओं पर फैसला कोर्ट एक साथ सुनाएगी। 2 हफ्ते का इंतजार। हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है और 2 हफ्ते बाद अब कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अदालत के फैसले के लिए 2 हफ्ते इंतजार करना होगा। पांचों जो याचिकाएं दायर की गई थी उन पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 2 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया है। 2 हफ्ते बाद फैसला सामने आ जाएगा कि कोर्ट का क्या रुख है इस पूरे मामले पर। हमारे साथ अंकुर सक्सेना जी जुड़े हुए हैं जो कि खुद एक अधिवक्ता है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इस मामले पर उम्मीदें अब रखी जा सकती हैं। अंकुर जी, ये मामला काफ़ी लंबा चलता चला आ रहा है और दोनों ही पक्षों की धार्मिक भावनाएं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में जो दोनों ही पक्षों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो याचिकाएं हैं, इस पर क्या लग रहा है, किस तरीके का रुख कोर्ट का हो सकता है, आगे क्या नया मोड़ ये मामला ले सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको सर्वप्रथम तो धार्मिक नजरिए से ना देखा जाए। कोर्ट जो होती है वो धार्मिक नजरिए से किसी भी चीज को नहीं देखती है। वो तथ्यों के आधार पर किसी भी चीज को आदेशित करती है, जजमेंट देती है और उसी आधार पर वो किसी चीज को लागू करने के लिए कोर्ट किसी निष्कर्ष पे पहुंचती है। तो वर्तमान समय में जैसे अब इसको आप ये ना देखिए कि ये हिंदू या मुस्लिम के नजरिए से, इसको आप ये देखिए ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष मामला सर, लेकिन देश इस पूरे मामले को हिंदू या मुस्लिम के ही नजरिए से देखेगा। ये मामला कोर्ट में पहुंचा ही इसीलिए है क्योंकि एक पक्ष हिंदू है, एक मुस्लिम पक्ष है। मामला कोर्ट में है ही इसलिए क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। कोर्ट अपना फैसला बेशक तथ्यों के आधार पर सुनाएगा, लेकिन ये मामला पूरी तरह से आम जो जनता है उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भावनात्मक ये पूरा मुद्दा है, धार्मिक ये पूरा मुद्दा है।
नहीं, आपकी बात हो सकता है कि सामाजिक दृष्टिकोण या नैतिक दृष्टिकोण से सही हो, लेकिन अगर आप मानदेविल कोर्ट के नजरिए से देखते हैं तो वो तथ्यों के आधार पर फैसला करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मानदेविल कोर्ट ने जो है ऑर्डर को रिजर्व कर रखा है जी। और जो ऑर्डर रिजर्व है 2 हफ्ते बाद जब आएगा तो वो किसी के भी फेवर में हो सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने का जो आदेश है, जिस तरह माननीय हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, तो अगर दोनों अर्जियों पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है तो हो सकता है कि वो उसको इंटरटेन करे, हो सकता है अलाउ करे, हो सकता है उसको खारिज कर दे। अगर वो खारिज कर देते हैं तो आपके पास रिव्यू एसएलपी का रिव्यू का प्रोविजन बाकी रह जाएंगे, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में जा सकते हैं। अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो हो सकता है दूसरा कोर्ट जो है, दूसरा पक्ष जो है वो उसके अगेंस्ट में कोई अदर आधार पे आपकी अर्जी दाखिल करें। तो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि अंकुर जी, इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा था कि कार्बन डेटिंग अगर करवाई जाती है तो शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। नहीं, अब सवाल ये, इसीलिए तो ऑनरेबल कोर्ट जो है, देखिए क्योंकि मामला ऑनरेबल कोर्ट में लंबित है, इसलिए उस पर कोई भी टीका टिप्पणी कब तक नहीं की जा सकती है जब तक उसके द्वारा जजमेंट नहीं दे दिया जाता है। जिस समय जजमेंट आता है तो उस जजमेंट के आलोक में हम लोग कोई भी विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं। अभी चूंकि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में हम उस विषय पर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करने में सक्षम है। कार्बन डेटिंग के बारे में क्या बताया गया है सक्सेना साहब? कार्बन डेटिंग के बारे में क्या बताया गया है कोर्ट में? नहीं, कार्बन डेटिंग, देखिए कार्बन डेटिंग है, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई हैं। भाई कार्बन डेटिंग में एक पक्ष का कहना है कि कार्बन डेटिंग से क्योंकि आप देखिए जब कार्बन डेटिंग की बात आई थी तो जब ज्ञानवापी प्रकरण में मूलवादी थे उन्हीं में अंतर विरोध था और उनमें से जो एक बातमी थी उनके अधिवक्ता महोदय के द्वारा माननीय न्यायालय में ये कहा गया था कि वो भी कार्बन डेटिंग के पक्ष में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब मूल जो वादीगण हैं उन्हीं के बीच में विरोधाभास था तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जिस समय जजमेंट दिया जाएगा तो इन सारी तथ्यों को दृष्टिगोचर किया जाएगा और उसके आलोक में एक जजमेंट दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अब हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आज के दिन की, इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने और इस दौरान राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी तपस्या है, तपस्या कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती। देश में डर और नफरत का माहौल है, मेरी जिम्मेदारी है कि डर और नफरत के खिलाफ कुछ करूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी की प्रॉब्लम कहा कि बीजेपी को उनसे प्रॉब्लम है और उसने हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी की इमेज खराब करने में लगा दिए। सुनिए। कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक जनता का प्यार, भरोसा, जनता की शक्ति इस यात्रा को मिली है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो मीडिया ने कहा था केरला में तो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी मगर कर्नाटक में प्रॉब्लम आएगी। फिर हम कर्नाटक गए, मीडिया ने कहा साउथ इंडिया में तो यात्रा अच्छी चलेगी मगर साउथ के निकलने में प्रॉब्लम होगी। फिर तेलंगाना, आंध्रा में वही हुआ, वही जो कर्नाटक में हुआ। फिर हम महाराष्ट्र में आए तो फिर मीडिया ने कहा हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम होगी। महाराष्ट्र में हाँ यात्रा बहुत बड़ी हुई, बहुत बढ़िया हुई। अब मध्य प्रदेश में आए, अब मीडिया कह रही है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मगर राजस्थान में प्रॉब्लम होगी। तो देखते जाइए, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी से अब आगे निकल गई है। ये यात्रा हिंदुस्तान की जो समस्या है, हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तान की आत्मा में जो आवाज है, अब ये यात्रा उसको उठा रही है। तो मेरा कहना है कि ये देश डायनामिक देश है, इसको आप किसी रिजिड स्ट्रक्चर के साथ नहीं चला सकते। और बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही, आरएसएस बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही है और वो रिजिड तरीके से देश को चला रहे हैं। उनके जो आइडिया है, उनकी जो सोच है, उससे वो चला रहे हैं। देश
हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने जयराम रमेश जी ने मुझे डायरेक्शन दिया, मुझे एडवाइस दी, मैंने सुना। नहीं, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और मैं सिर्फ जयराम रमेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मुझे कुछ कहता है मैं सुनता हूं, कहता हूं ठीक है, इसमें लॉजिक है तो करना चाहिए। थैंक। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे, उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। और जहां तक पर्सनल अटैक्स की बात है, पर्सनल अटैक्स इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक पोजीशन लेता है। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। अगर आप किसी शक्ति से लड़ नहीं रहे हो, अगर आप ऐसी फ्लोट कर रहे हो, तो पर्सनल अटैक नहीं आएगा। तो मैं जानता हूं जब मेरे पर पर्सनल अटैक आता है तो मैं सही काम कर रहा हूं, मैं सही डायरेक्शन पे चल रहा हूं। तो एक तरीके से ये जो पर्सनल अटैक होती है, ये जो पैसा बीजेपी मेरी इमेज को खराब करने में डालती है, ये एक प्रकार से मेरा गुरु है। ये मुझे सिखाता है कि भैया इधर जाना है। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं कि किसने क्या कहा, ठीक है। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कन्याकुमारी गांधी ने मीडिया से बातचीत की है और इंदौर में उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत की, लोगों को भी संबोधित किया और इस बीच उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज खराब करने में लगा दिए। और इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं है, बल्कि मेरी एक तपस्या है और तपस्या कुछ पाने के लिए नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा भारत को उसका डीएनए याद दिलाने के लिए है। मेरे साथ राजेश झा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। और राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। राजेश जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं उनकी इमेज खराब करने में। क्या दुश्मनी है सर ऐसी, क्यों? देखिए, आपको पता है मैडम कि राहुल गांधी जब तक राजनीति कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए एक एसेट है। आपको पता है कि जब तक राहुल गांधी है फील्ड में, तो बीजेपी तब तक जीतते रहेगी। तो हम उनके इमेज को खराब क्यों करेंगे? हम तो उनके इमेज को बनाना चाहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में लगे रहे। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कौन सा भारत जोड़ रहे हैं वो आपको भी पता है। क्या पहले भारत का टुकड़ा हो गया, टुकड़े टुकड़े गैंग को, ये कन्हैया कुमार को और ये सभी को लेके चल रहे हैं, जिसने जेएनयू में भारत जोड़ो और टुकड़े टुकड़े भारत करने की बात कही थी। और राहुल गांधी का इमेज तो हम चाहते हैं कि और इसी तरह बना रहे, जिससे कि जहां ये जाएंगे वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो रामबाण मिल गया है। आपको पता है कि हम चाहते हैं और पूरी पार्टी और पूरा देश का जनता चाहता है कि राहुल गांधी इसी तरह घूमते रहे और बीजेपी का प्रचार ऑटोमेटिकली होते रहे। राहुल गांधी जब तक है तब तक हम लोगों को किसी भी बात की चिंता है ही नहीं। तो इस तरह का उल जुलूल जो बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है। दाढ़ी बढ़ा ले, 3 महीना 4 महीना सड़क पे उतरे, चेहरा उनका सद्दाम की तरह हो गया है। उनको तो दिल्ली आके फिर जाना है इटली और वहाँ पर ऐश करना है, इन्वेस्टमेंट्स करना है। लेकिन झा साहब, ये सद्दाम वाला बयान बार बार क्यों? क्या वजह है? क्या किसी की दाढ़ी बढ़ाना? दाढ़ी तो हमारे देश में कई सारे नेता रखते हैं।
मैं बताता हूँ, मैं इसके ऊपर में आपको स्पष्ट कर देता हूँ। उनका जो लुक है ना, हाँ। वो चेहरा उनका मिलता है, काम मिलता है ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ। अब किसी का चेहरा शाहरुख खान से मिले, किसी का अमिताभ बच्चन से मिले, तो राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम से मिल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये जो लुक है उसके बाद लेकिन सर इस तरह के निजी कमेंट झा साहब देखिए राहुल गांधी का चेहरा आज के दिन में सद्दाम हुसैन। नहीं झा साहब देखिए, राहुल गांधी भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, देश के कद्दावर नेता हैं। हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को भी अपना आदर्श मानते हैं। और बीजेपी इस वक्त देश में ज्यादातर राज्यों में सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या ये शोभा देता है कि इस तरह के निजी कमेंट, निजी टीका टिप्पणी इस तरह से की जाए? अब देखिए, अभी अगर दाढ़ी कटा लेंगे तो सलमान खान लगेंगे। हम लोग इस बात पे नहीं चलते हैं कि वो क्या लगते हैं और क्या नहीं लगते। जैसा लग रहा है वो बता रहा हूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि वो सद्दाम हुसैन है, या ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन की तरह वो है। जो है वो मीडिया को मैं बता रहा हूँ। चलिए तो ठीक है, उससे निजी टिप्पणी पे नहीं देखा जाए। कोई बच्चा देखने में अच्छा लगता है तो उसका तारीफ होता है, तो इसलिए राहुल जैसे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश स्थित मैनपुरी उपचुनाव के बीच प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को एक झटका लगा है। समाजवादी पार्टी विधायक की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती के बाद अब Z श्रेणी से Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया है। दरअसल शिवपाल यादव को ये सुरक्षा योगी सरकार की मेहरबानी से साल 2018 में मिली थी। तब पहले उन्हें कैंप कार्यालय के लिए बड़ा बंगला दिया गया था और फिर अक्टूबर महीने में उन्हें Z सिक्योरिटी दे दी गई थी। इसके बाद प्रसपा प्रमुख लगातार Z सिक्योरिटी के साथ ही चल रहे थे। अब उनकी सिक्योरिटी को कम करके Y श्रेणी की कर दी गई है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब मैनपुरी उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में सपा विधायक अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के समर्थन में शिवपाल सिंह यादव प्रचार कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अविरल, ऐसा लग रहा है कि जो बदले की राजनीति होती है वो हमारे देश में रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब शिवपाल सिंह यादव की खटास नजर आई, यादव कुनबे में फूट पड़ती नजर आई, सपा से दूरी बढ़ती नजर आई, तो सुरक्षा भी बढ़ाई गई, तमाम चीजें हुई। और अब जब अपनी बहू के समर्थन में डोर टू डोर भी कर रहे हैं, जगह जगह जाके जनसभाएं कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी कम कर दी गई। क्या सिक्योरिटी भी हमारे देश में समर्थन देने और ना देने से तय होती है? अब निश्चित रूप से निश्चय, देखिए जिस तरीके से अभी देखा जाए शिवपाल यादव के पास में Z श्रेणी की सुरक्षा थी, अब वो कम कर दी गई है, Y श्रेणी की सुरक्षा हो गई। लेकिन सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव लगातार अब समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरा दम कम झोंक रहे हैं, यानी अपनी बहू डिंपल यादव को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी यानी शासन द्वारा अगर बात करें तो शासन द्वारा उनकी जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं अब कम कर दी गई है, यानी कि Y श्रेणी की उनके पास सिक्योरिटी मौजूद रहेगी। तो दूसरी चीज ये है कि अभी यानी कि 22 उनके पास जवान होते थे, अब उसके पास 11 जवान रह जाएंगे ऐसे में। लेकिन देखा यही जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पाला बदला है और उस पाले को बदलने के बाद में जो ये चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसको देखा जा सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं समाजवादी पार्टी की जिताने की कोशिश अगर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी देखने को मिली है अभी, क्योंकि आज ही इनकी सुरक्षा में थोड़ी कटौती की गई है। जी नितिशा, बहुत बहुत शुक्रिया अविरल इस बातचीत के लिए। अब बात होगी चौथी बड़ी खबर की। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही एक और हत्याकांड सामने आया है। पुलिस को त्रिलोकपुरी के पांडव नगर थाना क्षेत्र से
सिर, हाथ और पैर जैसे मानव शरीर के अंग बरामद हुए थे। अब पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अंजन दास के रूप में हुई है। मृतक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और काफी लंबे समय से दिल्ली में रह रहा था। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके सौतेले बेटे को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया है। डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि 5 जून को रामलीला मैदान में बॉडी पार्ट्स मिले थे जो कि 5 दिन तक बरामद हुए थे। डीसीपी ने बताया कि बॉडी की पहचान करने में काफी दिक्कत हो रही थी। बॉडी टेक्निकली एनालिसिस के बाद आइडेंटिफाई हुई। डोर टू डोर वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि अंजन दास 5-6 महीने से मिसिंग है, लेकिन थाने में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।